यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम सजनी कृष्णन मर्डर केस के बारे में बात करने वाले हैं। 26 साल की सजनी नाम की महिला की हत्या 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में हो जाती है। कथित तौर पे ये मर्डर लूटपाट के दौरान किया गया था। अभी पुलिस लूटपाट और हत्याकांड को सुलझा पाती उससे पहले ही इस महिला की पति गायब हो जाता है। अब पुलिस इस केस को सॉल्व करने और गायब हुए पति को ढूंढने में दिन रात एक कर देते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट लेते हैं और केस की जांच का आदेश दे देते हैं। अब पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए 6 साल के अंदर करीबन 1 लाख कॉल डिटेल्स को चेक करते हैं, हजारों लोगों से पूछताछ करते हैं और पुलिस की एक टीम एक अनजान शख्स की तलाश में लगा दी जाती है। और 15 साल के बाद जो खुलासे होते हैं उसे जानकर हर कोई शौक में रह जाता है। इस केस में पुलिस का इतना लाजवाब काम था कि अपराधी पूछने पे मजबूर हो गया कि आप लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे। इस केस की पूरी सच्चाई को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आखिर क्या है सजनी मर्डर केस की कहानी, मैं आपको वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2003 से। अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णन के घर पे सुबह सुबह फोन की घंटी बजती है। ओके कृष्णन फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से उनकी दामाद तरुण कुमार जीना राज की आवाज आती है, जो रोते हुए बता रहा होता है कि घर में लूटपाट हुई है। लूटपाट के दौरान लुटेरों ने आपकी बेटी सजनी की मर्डर कर दी है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही ओके कृष्णन अपने रिश्तेदारों तथा अपनी पत्नी को लेकर भागते हुए अपनी बेटी के यहाँ आते हैं। जब ये लोग यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि घर का पूरा सामान बुरी तरह बिखरा हुआ है। सामने फ्लोर पे हमारी बेटी की लाश पड़ी हुई है, जिसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ है। उसके बगल में ही हमारा दामाद बैठकर दहाड़े मारकर रो रहा है। हालात को देखते हुए ये लोग तुरंत सजनी को पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, मगर अस्पताल में डॉक्टर इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब तक इस मामले की जानकारी अहमदाबाद पुलिस को भी लग जाती है। जैसे ही जानकारी उन्हें मिलती है वैसे ही पुलिस वाले सब भागते हुए क्राइम स्पॉट पे आते हैं और इस मामले की जांच शुरू कर देते हैं। पहले तो ये केस लूटपाट के दौरान हत्या का मामला लग रहा था। इसके बावजूद पुलिस वाले सब एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं और घटना की इस वाकया को पूरी तरह समझने के लिए सजनी का हस्बैंड तरुण कुमार से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान तरुण कुमार दहाड़े मार कर रो रहा होता है। इस वजह से पुलिस वाले सब इस पे ज्यादा जोर देकर नहीं पूछताछ करते हैं, बल्कि सजनी की डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। तरुण भले ही दहाड़े मार कर रो रहा था, मगर क्राइम सीन पे मौजूद पुलिस का कुत्ता लगातार तरुण के ऊपर ही भौंके जा रहा था। अब इस कुत्ते की भौंकने की वजह से लोगों का शक तरुण के ऊपर जाने लगता है कि कहीं लूटपाट और मर्डर के पीछे तरुण का तो हाथ नहीं है। मगर इस वक्त तरुण की हालात को देखकर लोग ये मानने के लिए राजी नहीं होते कि इन सारी वाकया के पीछे तरुण का हाथ हो सकता है। कमाल की बात तो तब होती है जब तरुण कुमार को अंतिम बार सजनी को देखने के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। तब भी ये कुत्ता तरुण कुमार के ऊपर ही भौंक रहा था। यहाँ पर भी कुत्ते की भौंकने की वाकया को नजरअंदाज किया जाता है और इस मामले की जांच को आगे बढ़ाई जाती है। पत्नी की मौत की वजह से तरुण की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए पुलिस वाले सब तरुण से ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं और तरुण को भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती करा दी जाती है। मगर ये क्या, घटना के अगले ही दिन यानी कि 15 फरवरी 2003 को अचानक से तरुण कहीं लापता हो जाता है। पुलिस हर संभव प्रयास करती है तरुण को ढूंढने के लिए, मगर तरुण का कहीं पर भी आता पता नहीं चल रहा होता। अब लोगों को उस कुत्ते की भौंकने की वजह समझ आने लगती है। लोग अब समझ जाते हैं कि जरूर सजनी की मौत के पीछे तरुण का हाथ होगा। अब पुलिस की कई टीम तरुण को ढूंढने में लगी होती है, मगर तरुण का कोई भी आता पता नहीं चल रहा होता। इसके बाद सजनी के माता पिता अपने दामाद तरुण के ऊपर ही अपनी बेटी का मौत का इल्जाम लगाकर मामला दर्ज करवा देते हैं। FIR दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस तरुण को ढूंढने में नाकाम रहती है। 2004 में सजनी के ससुराल के कुछ लोगों का लाई डिटेक्टिव टेस्ट किया जाता है, मगर इसमें भी पुलिस को कामयाबी नहीं मिलती है। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी, मगर अब साल आ चुका था 2006। जब पुलिस वाले सब सजनी के कातिल को ढूंढने में नाकाम रहते हैं, तब सजनी के पिता इंसाफ की गुहार लेकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं। पहले तो ये कई कोशिशों में नाकाम रहते हैं नरेंद्र मोदी से मिलने का, मगर किस्मत से इन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिल जाता है। अब पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों को बुलाते हैं और सजनी मर्डर केस को फाइल को खोलकर फिर से इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देते हैं। इसी के बाद 2006 में इस केस की फाइल को दोबारा से खोली जाती है और फिर से जांच शुरू की जाती है। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर AK शर्मा को दिया जाता है। शुरुआती कुछ सालों तक पुलिस को कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है, बस साल बदलते रहते हैं। यहाँ तक कि जांच अधिकारी भी बदल जाते हैं।
ना ही सजनी के कातिलों के बारे में कुछ पता चल पाता है और ना ही सजनी के पति तरुण कुमार के बारे में कोई पता लगता है। अब 6 साल और निकल जाते हैं। अब साल आता है 2012। अब इस मामले की जांच डीसीपी दीपन भद्रान के नेतृत्व में किया जाता है। डीसीपी दीपन इस केस की जांच नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस केस में शामिल एक एक शख्स की इतिहास भूगोल को पूरी तरह खंगाला जाता है, यानी कि बहुत ही गहराई से उनकी जन्म कुंडली के बारे में पता लगाया जाता है। ये टीम सबसे पहला अपना टारगेट सजनी के पति तरुण का ढूंढने को रखती है। इसके पीछे की वजह ये थी कि अगर तरुण मिल गया तो हमें कई सारे सवालों का जवाब वैसे ही मिल जाएगा। इसीलिए पुलिस के द्वारा कई हजार लोगों की प्रोफाइल की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, इन लोगों से जुड़े एक एक मोबाइल नंबर और उन पे आने वाली कॉल्स पे भी नजर रखी जाती है और सभी नंबर्स की कॉल डिटेल्स को भी निकाला जाता है। ऐसा कई महीनों तक चलता है और इस दौरान पुलिस की कई टीमें लगभग 1 लाख से भी ज्यादा नंबर्स की कॉल डिटेल्स को निकालती है, मगर किसी का भी नंबर तरुण नाम के शख्स से जुड़ा नहीं निकलता है। शुरुआती नाकामी के बावजूद भी पुलिस वाले अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं। ये लोग तरुण के करीबी लोगों के नंबरों पे अपनी नजर बनाए रखते हैं। खास तौर से तरुण की मां अन्नाम्मा और तरुण के भाई के नंबर पे विशेष नजर रखी जाती है। इसमें भी कई महीने निकल जाते हैं, मगर एक बार भी अन्नाम्मा के फोन पे एक भी ऐसा कॉल नहीं आता है जो पुलिस वालों को तरुण तक पहुंचा सके। अब पुलिस वाले सब दूसरा पैतरा आजमाते हैं। वे लोग अपना भेष बदल कर सादा ड्रेस में एक आम आदमी बनकर मंदसौर में रह रहे तरुण की मां अन्नाम्मा के पास जाते हैं और यहाँ पर नाटक कर किसी भी तरह करके यहीं भाड़े पे रूम लेकर रहने लगते हैं। यहाँ पुलिस का टारगेट था कि शायद अन्नाम्मा के आसपास रह कर हमें तरुण के बारे में शायद आता पता मिल जाए। यहाँ पुलिस को अन्नाम्मा से कुछ खास जानकारी तो नहीं मिल पाती है, मगर कुछ पड़ोसी सब पुलिस वालों को इम्पोर्टेंट बातें बताती है। दरअसल यहाँ पर रह रहे पुलिस वाले भी पड़ोसियों के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं और पूछते हैं, तब पड़ोसी सब बताते हैं कि इस बूढ़ी अम्मा के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटा तो अहमदाबाद में रहता है जबकि दूसरा बेटा साउथ इंडिया में रहता है। पुलिस के लिए ये छोटी मगर काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसके बाद पुलिस वाले सब अपनी पूरी निगरानी अन्नाम्मा पर ही बनाए रखते हैं। जांच में ये सामने आता है कि अन्नाम्मा बीच बीच में केरल भी जाती है। जब पुलिस वाले लगातार अपनी निगरानी अन्नाम्मा पे बनाए रखते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि केरल जाने के बाद तरुण की मां बेंगलुरु भी गई है। अब पुलिस वाले सब इस सवाल के जवाब ढूंढने में लग जाते हैं कि आखिर अन्नाम्मा को बेंगलुरु जाने के पीछे की वजह क्या है। इस बात की जवाब को तलाशने के लिए पुलिस वाले सब अन्नाम्मा की मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पे डाल देती है और इस पे आने जाने वाली एक एक कॉल का जन्म कुंडली बहुत ही अच्छे से निकालने लगते हैं। कई महीनों तक अन्नाम्मा के फोन पे नजर बनाए रखने के बावजूद भी पुलिस वालों को एक भी सस्पिशियस नंबर नजर नहीं आता। इसके बावजूद भी पुलिस वाले सब तरुण की मां की फोन पे नजर गड़ाए रखते हैं। पुलिस वाले की ये मेहनत एक दिन फाइनली कामयाब होती नजर आ रही होती है। दरअसल एक दिन अन्नाम्मा के फोन पे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जब इस नंबर को डिटेल को निकाला जाता है तो मालूम पड़ता है कि ये नंबर किसी निशा परवीन नाम की महिला के नाम पे दर्ज है, जो इस वक्त बेंगलोर में रह रही है। अभी पुलिस निशा परवीन की डिटेल्स को निकाल पाती कि कुछ ही महीनों बाद अन्नाम्मा के फोन पे लैंडलाइन नंबर से कॉल आता है। अब इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल्स को निकाला जाता है तो मालूम पड़ता है कि ये लैंडलाइन नंबर बेंगलुरु में ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पे दर्ज है। अब पुलिस की एक टीम ओरेकल इंडिया कंपनी के ऑफिस पहुंचती है। इस कंपनी में लगभग 35,000 कर्मचारियों का डेटा था। पुलिस एक एक कर सभी कर्मचारियों की डेटा को चेक करते हैं, मगर इनमें से एक भी कर्मचारी का नाम तरुण नहीं था। अब पुलिस वाले सब दूसरा तरीका अपनाते हैं। तरुण का वर्षों पुराना वाला फोटो लेकर अब कई लोगों को चुपके से इसी ओरेकल कंपनी के इर्द गिर्द तरुण की फोटो को लेकर खड़ा कर दिया जाता है तथा ऑफिस में आने जाने वाले एक एक शख्स पे नजर रखने के लिए कहा जाता है। अब कई दिनों के बाद एक शख्स ये दावा करता है कि फोटो में दिख रहा आदमी को मैंने इसी बिल्डिंग के अंदर देखा है। अब पुलिस वाले इस कंपनी से तरुण जैसे दिखने वाले आदमी की डिटेल्स को निकालते हैं तो कंपनी की तरफ से कहा जाता है कि पुलिस जिसे तरुण बता रही है दरअसल में वो ओरेकल इंडिया कंपनी के एग्जीक्यूटिव परवीन भटेले हैं। अब पुलिस को समझ आ जाता है कि यहाँ पर तरुण अपनी पहचान को बदल कर रह रहा है। पुलिस के लिए ये जानकारी बहुत बड़ी थी। अब अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच जल्दी से छापा मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी, मगर पुलिस वाले अपना प्लान बदल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस बारे में तरुण को भनक लग गई तो वहाँ फिर से कहीं गायब हो सकता है। इसीलिए क्राइम ब्रांच की एक अधिकारी इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा जाता है। इस दिन तरुण नाइट ड्यूटी कर रहा था। इंस्पेक्टर सीधे तरुण की केबिन में जाते हैं और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, हेलो मिस्टर तरुण। 15 सालों में पहली बार किसी ने उसे तरुण कहकर पुकारा था। तरुण नाम सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं।
और वहाँ पसीने पसीने हो जाता है। इंस्पेक्टर ने जब उसे कहा था हेलो मिस्टर तरुण और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था तो तरुण ने भी बिना कुछ सोचे समझे इंस्पेक्टर की तरफ अपनी हाथ बढ़ा दिया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि सामने मौजूद शख्स तरुण ही है जो परवीन भटेले की पहचान से इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। तरुण की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अनिल नीचे खड़े अपनी टीम को खबर करते हैं। साथ ही वहाँ तरुण को कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, चुपचाप मेरे साथ चलो। तरुण समझ चुका था कि मैंने जिस पहचान को 15 सालों से छुपाता आ रहा था अब वो सबको मालूम पड़ चुका है, इसलिए तरुण बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चलने लगता है। जाते वक्त तरुण पुलिस वालों से सिर्फ एक सवाल करता है कि आप लोग मुझे बस इतना बताओ कि आप लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे। 25 अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया जाता है, जहां से उसे आगे की पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब पुलिस के पूछताछ के दौरान कई सारे चौंका देने वाले खुलासे सामने आते हैं। सबसे पहले पुलिस तरुण से 15 साल पहले मरने वाली सजनी के बारे में पूछती है। इस बारे में तरुण खुलासा करते हुए बताता है कि दरअसल घर में कोई चोरी नहीं हुआ था, बल्कि मैं सजनी के साथ शादी कर खुश नहीं था। वास्तव में उस समय तरुण का लव अफेयर किसी दूसरे लड़की के साथ चल रहा था, मगर वहाँ परिवार वालों की बातों में आकर बैंक में काम कर रही सजनी नाम की महिला से मिलता है और 2002 में ही उससे शादी कर लेता है। वहाँ बहुत जल्द इस शादी से ऊब जाता है और वैलेंटाइंस डे पे अपनी गर्लफ्रेंड को वादा करता है कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। इसी के बाद वहाँ भोपाल में स्थित अपने इरापाना अपार्टमेंट आता है, जहाँ पर वहाँ अपनी पत्नी सजनी को दुपाटा से गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद वहाँ घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है और नाटक करने लगता है कि घर में चोरी हुई है। पहले तो पुलिस वालों का खोजी खोता तरुण के ऊपर शक जताता है, मगर पूछताछ और शुरुआती जांच में शक की सुई तरुण के ऊपर ही घूमने लगती है। इस वजह से तरुण अगले दिन मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से भागने के बाद वहाँ सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे बताता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड उसे धक्का मारते हुए निकालती है और कहती है कि मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। तरुण के खुलासे के मुताबिक इसके बाद वहाँ भोपाल में रह रहे अपने एक दोस्त परवीन भटेले के पास जाता है। परवीन भटेले कॉलेज के दिनों में तरुण का जूनियर हुआ करता था। यहाँ आकर तरुण परवीन को बताता है कि मेरा बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया है, अब मेरे पास ना ही पैसा है, ना ही घर है, ना ही जॉब है, इसलिए तुम मुझे कोई काम दिला दो। परवीन तरुण की हालत को देखकर उसे एक कोचिंग संस्था में बतौर इंग्लिश टीचर के तौर पे रख लेता है। अब यहीं पे काम करते हुए तरुण के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। वहाँ पहले धीरे धीरे कर परवीन से काफी ज्यादा नजदीकी बनाता है और साथ ही उसका पर्सनल कंप्यूटर भी यूज करना शुरू कर देता है। इस दौरान वह चुपके से परवीन के सभी डॉक्यूमेंट्स और उसके कॉलेज की सर्टिफिकेट्स को स्कैन कर लेता है। तरुण उन डॉक्यूमेंट्स में परवीन की जगह अपनी फोटो लगाकर खुद ही कागजाती तौर पे परवीन भटेले बनकर जीने लगता है। इन्हीं फर्जी कागजों का इस्तेमाल कर तरुण परवीन भटेले के नाम से पासपोर्ट सहित कई सरकारी कागजात भी बनवा लेता है। कुछ समय तक वहाँ इधर उधर समय बिताता है और 2012 में बेंगलुरु चला जाता है, जहां पर वहां परवीन के डॉक्यूमेंट के दम पर ओरिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है। इस नौकरी के बदले उसे कंपनी से 22 लाख रुपयों का सालाना पैकेज भी मिलता है। वहां कंपनी की तरफ से 3 बार अमेरिका भी जाता है। कमाल की बात तो ये थी कि वह फर्जी डॉक्यूमेंट के दम पर अमेरिका जा रहा था, वहीं साथ ही जॉब भी कर रहा था, मगर कभी भी पकड़ा नहीं गया। 2012 में ही तरुण की मुलाकात निशा नाम की लड़की से होती है। कुछ ही दिनों की मुलाकात के बाद परवीन निशा को बताता है कि एक एक्सीडेंट में मेरे माता पिता की मौत हो गई थी। अब तरुण की बनी बनाई गई कहानी को सुनकर निशा तरुण के प्यार में पड़ जाती है। फिर कुछ ही दिनों के बाद दोनों शादी कर लेते हैं और बेंगलोर में ही एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। शादी के बाद जब कभी भी तरुण के माता पिता बेंगलोर आते थे तो तरुण निशा को कहता था कि ये मेरे चाचा और चाची हैं। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और समय के साथ तरुण 2 बच्चों का बाप भी बनता है। अब इन सभी खुलासों के बाद तरुण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल इस वक्त तरुण जेल में ही है और इस मामले के बारे में निशा से भी पूछताछ की जाती है तो निशा बताती है कि मैं तो इस शख्स को परवीन भटेले के नाम से ही जानती हूँ। फिलहाल अब इस केस की बात करें तो कभी लाखों की नौकरी करने वाला तरुण जेल की हवा खा रहा है। गिरफ्तारी के बाद से ही वह कई बार बेल के लिए अपील करता है, मगर उसे किसी भी अदालत के द्वारा बेल नहीं दी गई है और फिलहाल वह इस वक्त जेल में ही है। जब अहमदाबाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया था तो पूरे देश में अहमदाबाद पुलिस की जमकर तारीफ हुई थी। गाइज, आप लोग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप लोगों के मुताबिक तरुण को क्या सजा मिलनी चाहिए वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।